गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। जब हम लोगों ने इंडोक्राइन ग्लैंड्स को शुरू किया था तो उस दौरान हम लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि का अंतर अच्छे से देखा हुआ था। बाह्य स्रावी ग्रंथि में क्या होता है, इससे एंजाइम्स निकलता है और अंतःस्रावी से हॉर्मोन्स निकलता है। इसके जो एंजाइम्स निकलते हैं ये टारगेटेड जो ऑर्गन होता है या टारगेटेड इसका जो भी टारगेट होता है वहां पर डायरेक्ट ये अपने एंजाइम्स को छोड़ता है। जबकि अंतःस्रावी वाले में जो हॉर्मोन्स होता है वो टारगेटेड ऑर्गन पर डायरेक्ट ना जा करके ब्लड में मिलता है और ब्लड के थ्रू फिर वो टारगेटेड ऑर्गन पर जाता है। लेकिन बाह्य स्रावी में जहां जिसकी जरूरत है डायरेक्ट वहीं पर एंजाइम्स को भेजा जाता है। और जो एक अंतर है कि इसमें नली होती है, डक्ट होता है, और जो आपके अंतःस्रावी है उसमें डक्ट नहीं होता, वो डक्टलेस होता है, ये डक्ट के साथ होता है। तो डक्ट वाली ग्रंथियां ये होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और एंजाइम सीधे टारगेटेड ऑर्गन्स पर जाता है। जैसे कि इसमें एंजाइम्स है, पसीना है, आंसू है, म्यूकस है। हालांकि ओवरऑल इसको एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम एंजाइम्स रिलीज करने वाला, सिक्रेट करने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो बाह्य स्रावी ग्रंथियां उसको कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो ग्लैंड्स हैं उसके नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है, जिससे आपके लार वगैरह बनता है, लार ग्रंथियां भी कहते हैं। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज का हम लोगों ने कल देखा हुआ था, उसका अंतःस्रावी हिस्सा क्या है, आज उसका बाह्य स्रावी हिस्सा देखेंगे। यानी पेंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि में आता है। तो यहाँ जो हमने लिखा हुआ है ये बाह्य स्रावी में लिखा हुआ है, लेकिन इसके जो कुछ खास कोशिकाएं हैं उससे संदर्भित चीजों को हम पढ़ेंगे इसमें। तो पेंक्रियाज दोनों आ जाएगा। लिवर है, लिवर बाह्य स्रावी में आता है। हालांकि कुछ कुछ फंक्शंस इसके अंतःस्रावी के भी होते हैं, तो कई लोग इसको व्याख्याकार ये कहते हैं कि लिवर भी जो है वो मिश्रित ग्रंथि में माना जाता है। लेकिन एग्जाम में पेंक्रियाज को ही ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि उसको मिश्रित में माना गया है। फिर हम आते हैं लेक्रिमल ग्लैंड्स। लेक्रिमल ग्लैंड्स आपको आंसू निकालने वाले जो होते हैं, लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। फिर आपको पसीने के लिए स्वेट ग्लैंड्स होता है। स्वेट ग्लैंड्स में भी एक्राइन और एपोक्राइन दो तरीके का होता है। फिर मेमरी ग्लैंड होता है जिससे दूध निकलता है, स्तन में होता है। फिर वसामय ग्रंथियां होती हैं। वसामय ग्रंथियां भी आप कह सकते हो स्वेट ग्लैंड का ही एक रूप हुआ, जिससे सिबम निकलता है। सिबम मतलब जैसे बालों में आप देखते हो ना कि थोड़ा सा तेलीय पदार्थ होता है, स्किन पर भी तेलीय पदार्थ निकलता है जिससे स्किन की रक्षा होती है, चिकना बनाए रखता है, वो है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग लार ग्रंथियों को पढ़ते हैं। इसको स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स में क्या क्या है, कैसे काम करता है, उसको देखते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड में स्थान कौन सा हुआ, तो मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। मुंह के अंदर आप मान लीजिए फेस में ये हो गया, मान करके फेस में कहाँ कहाँ होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। इसमें होता क्या है, लार निकलता है। ऐसे एक बच्चा मुंह से निकालता रहता है लार, तो बच्चे का तो बाहर भी निकलता है। हम लोगों का बाहर नहीं निकलता, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, कंट्रोल होता है। हालांकि कई बार बड़े लोग भी सोते हैं ना, तो रात में ना मुंह अगर खुल गया तो मुंह से निकला होता है, ऐसा होता है बड़ों में भी। लेकिन मुख्य काम क्या है, जब हम भोजन चबाते हैं तो भोजन चबाने के दौरान ये लार अपने आप निकलता है। जैसे अभी बोल रहा हूँ तो जैसे माउथ ऊपर नीचे हो रहा है तो वो एक्टिवेट हो रहा है, वहां से वो निकाल रहा है, स्राव कर रहा है लार को। क्योंकि नहीं निकलेगा तो गला सूखने लगेगा, तबीयत खराब होती है, गला सूखता है बहुत ज्यादा। तो मुख्य काम इसका है भोजन को चबाने के दौरान उसको गीला करना। और गीला ही नहीं करना होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट के कुछ अंश को वहीं पर तोड़ने का भी काम करता है। ये काम होता है स्लाइवरी ग्लैंड का। साथ ही आपके जो ट्रैकिया है, आपके जो नीचे आहार नाल है, उसमें जो स्मूथनेस उसकी होती है, स्मूथनेस को भी बनाए रखता है। अगर स्मूथनेस नहीं बनाए रखेगा तो आहार नली में जो आप भोजन कर रहे हैं उसको आप निगल नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। लुब्रिकेट करता है आहार नली को। और हर रोज कितना तकरीबन स्लाइवा निकलता है, लार निकलता है, 1 लीटर स्लाइवा तकरीबन हर रोज स्रावित होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए। जो स्लाइवरी ग्लैंड हमारा है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और होता है सब लिंगुअल ग्लैंड।
तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड, 3 ग्लैंड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब तीनों ग्लैंड को थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड को सबसे पहले देखते हैं। पैरोटिड ग्लैंड में एक मुख्य बात है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी, यानी लार ग्रंथि 3 है, 3 में सबसे बड़ी कौन है? तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी। ये इसको स्टेंसन वाहिनी भी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेंसन वाहिनी नहीं, स्टेंसन्स डक्ट किसको कहते हैं? स्टेंसन्स डक्ट को पैरोटिड ग्लैंड को ही कहा जाता है। हाँ, इस ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? तो कान के सामने नीचे होता है, कान के सामने, सामने हो गया और नीचे हो गया, तो इस वाले स्थान पर ये आप, यहाँ कौन सी मसल्स है? मैसेटर मसल्स है, तो यहाँ पर इसका स्थान माना जाता है, कान के सामने और नीचे। सबसे बड़ी स्लाइवरी स्लाइवरी ग्लैंड है ये। अब देखिए इसको क्यों कहा जाता है ये स्टेंसन का जो है ग्लैंड है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्लैंड के बारे में सबसे पहले डेनिश एक वैज्ञानिक हुए, नील्स स्टेंसन। तो नील्स स्टेंसन ने सबसे पहले इसके डक्ट्स को, यानी डक्ट, जहां से, डक्ट मतलब क्या होता है? नली, डक्ट मतलब नली, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया, कैसे ये काम करता है, कैसे वो नली से जो है स्लाइवा पहुंचता है मुंह के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है, सारी बातें इन्होंने बताई। इनके नाम पर, इनको सम्मान देने के लिए उस डक्ट का नाम कर दिया स्टेंसन डक्ट। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, स्टेंसन्स डक्ट हो गया, स्टेंसन्स डक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब यहाँ से जो पैरोटिड ग्लैंड से जो लार का स्राव होता है स्लाइवा का, कहाँ पहुंचता है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर, मुंह को कहते हैं ओरल कैविटी, तो मुंह के अंदर पहुंचता है। स्लाइवा आता है कहाँ से? पैरोटिड ग्लैंड से। किसके थ्रू आता है? स्टेंसन डक्ट के थ्रू आता है, स्टेंसन डक्ट। तो इस ग्रंथि की नली कहाँ पर खुलती है? अपर मोलर पे इसकी खुलती है। जो ऊपर वाला मोलर होता है, दांत, जब हम लोग माउथ में दांत के बारे में पढ़ेंगे तो दांत के प्रकार देखेंगे, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, अपर मोलर में इसकी डक्ट खुलता है और वहीं से जो है आपको मुंह के ऊपर से स्लाइवा आता रहता है। दूसरा है इसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या होता है? निचला जबड़ा के तल में होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और अंदर ये अखरोट के आकार का होता है। और सबसे ज्यादा लार कहीं से निकलता है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड से ही निकलता है। हो सकता है एग्जाम में ये वाला पार्ट आपको पूछ दे। तकरीबन 80% जो आपके उसमें लार निकलता है, तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड से ही निकलता है। और तीसरा है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर और आगे की तरफ होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, इससे खास करके म्यूकस वाला हिस्सा निकलता है। एंजाइम्स के द्वारा भोजन को तोड़ने का काम करता है, यानी यहाँ से जो, यानी सबलिंगुअल से जो लार निकलता है उसमें एंजाइम्स होता है, वो एंजाइम्स आपके भोजन को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। तो ये 3 कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस भी आज हम लोग देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने लार ग्रंथि को देख लिया, स्लाइवा वाला जो ग्लैंड है उसको देख लिया। अब हम लोग पैंक्रियाज में आते हैं। पैंक्रियाज में कल हम लोगों ने इस तस्वीर के थ्रू देखा हुआ था, इस तस्वीर को कल हम लोगों ने समझा था, जिसमें कि हम लोगों ने अंदर वाला जो लाल पीला वाला हरा वाला है उसको हम लोगों ने कहा था लैंगरहैंस आइलेट्स। तो लैंगरहैंस आइलेट्स, आइलेट्स ये कहा गया, ये कोशिकाएं हैं, अंदर वाले भी कोशिकाएं हैं, बाहर जो ये पिंक कलर का चारों तरफ से घेरा बनाए हुए ये भी कोशिकाएं हैं। दोनों कोशिकाओं का काम अलग अलग है। बाहर वाली कोशिकाएं जिसको कि एसिनस सेल या एकिनस सेल कहा जाता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्राव करता है, पिंक वाला। इसी पिंक वाले की वजह से इसको पैंक्रियाज को कहा जाता है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। और जो अंदर वाला है जिसको लैंगरहैंस आइलेट्स कहा जाता है, उसकी वजह से इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। वैसे ये क्या है? तो ये मिक्स ग्लैंड है, इसीलिए मिक्स ग्लैंड है। तो कल हम लोगों ने ये लैंगरहैंस आइलेट्स का देख लिया था फंक्शन, जिसमें कि 4 हम लोगों ने अल्फा बीटा वाला हम लोगों ने देखा हुआ था, डेल्टा देखा था, फिर जो है हम लोगों ने पीपी ग्लैंड्स देखा, पीपी सेल देखा हुआ था। आज हम लोग इसका बाहर वाला जो ये पिंक वाला है इसको देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
इससे क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलता है। अंदर वाले से क्या निकल रहा था, हार्मोन्स निकल रहा था। तो बाहर वाले से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और एंजाइम्स निकल करके कहाँ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पेंक्रियाज को एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों में माना जाता है। हम लोग आज एक्सोक्राइन वाला इसका फंक्शन देख रहे हैं। इसमें एकिनस जो कोशिकाएं होती है, एसिनस कोशिकाएं भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं क्या करती हैं, एंजाइम्स का स्राव करती हैं और फिर डक्ट के थ्रू ये एंजाइम्स कहाँ पर जाती हैं, ड्यूडेनम में जाती है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है, छोटी आंत का पहला हिस्सा है। जब हम लोग पाचन संस्थान पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे स्टमक है, स्टमक के ठीक बाद छोटी आंत की शुरुआत हो रही है और छोटी आंत का जो शुरुआती पहला वाला हिस्सा होता है उसको ड्यूडेनम कहा जाता है। तो यहाँ से पैंक्रियाज से सीधे डक्ट के थ्रू जुड़ा होता है ड्यूडेनम, और पैंक्रियाज ड्यूडेनम में सीधे वहां पर एंजाइम को फेंकता है, एंजाइम को पूरा उड़ेल देता है। और ये एंजाइम्स निकलता कब है, सिर्फ पाचन के दौरान ही। ये एंजाइम सिर्फ पाचन के दौरान ही स्रावित होता है, ये ध्यान रखिए, पाचन के दौरान स्रावित होता है। कौन कौन से एंजाइम्स निकालता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने याद करना है इसको। ये एक तो ट्रिप्सिनोजेन करता है, जो बाद में ट्रिप्सिन बन जाता है। कई बार ट्रिप्सिन भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इसलिए हमने दोनों रख दिया। एक तो ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन निकालता है, दूसरा एमाइलेज निकालता है, तीसरा लाइपेज निकालता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये तीन एंजाइम निकलता है। किससे तीन एंजाइम निकलता है, ये हमारा पैंक्रियाज से निकल रहा है तीन एंजाइम। पेंक्रियाज में भी कौन से, एसिनस जो सेल्स है उससे निकल रहा है। अब ये ट्रिप्सिन का क्या काम है, भोजन में तो ये पाचन संस्थान में चला गया ड्यूडेनम में, तो वहाँ जो प्रोटीन आपके भोजन में है उसको ये तोड़ने का काम करता है, यानी प्रोटीन का पाचन। एक लाइन में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, एग्जाम में आ जाए, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। देखिए प्रोटीन में प्रो है ना, र वाला, ये पेट कटा हुआ है। ट्रिप्सिन में भी ट में नीचे कटा हुआ है ना, तो ये कटा हुआ का दोनों ऐसे जोड़ लीजिएगा कि अच्छा ट्रिप्सिन प्रोटीन एक साथ है, भाई भाई है। तो ट्रिप्सिन किसका करता है पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसे एक में जोड़ लीजिए, इसमें तो जोड़ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के ड्रा से मत जोड़िएगा, शुरुआत शुरुआत शब्द से हमने लेकर के बताया। एमाइलेज जो है ये भी एंजाइम है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है या स्टार्च का पाचन करता है। कई बार कार्बोहाइड्रेट ना दे करके स्टार्च का पाचन दे दे तो एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। फिर लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो आपके फैट का पाचन करता है, यानी वसा को तोड़ता है। वसा को तोड़ता भी है और उसको क्षारीय भी बनाता है, यानी एल्कलाइन का काम करता है। तो लाइपेज मुख्य रूप से क्या करता है, वसा का पाचन करता है। बेसिकली इसका पाचन ही रोल होता है वसा को तोड़ने में। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ट्रिप्सिन को पहले देखते हैं, तो सर प्रोटीन का करता है। हाँ तो सर ये भी है कि ट्रिप्सिन में भी ना आता है और प्रोटीन में भी ना आता है। हाँ, ये भी है, ट्रिप्सिन में भी ना आता है, प्रोटीन में भी ना आता। हाँ ये भी यहाँ चल जाएगा। बाकी दोनों में ले लीजिए, लाइपेज वाला कुछ और बिठा लीजिए, एक तो हो ही गया, बहुत बढ़िया। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, एमिनो एसिड्स बन जाता है। इसमें और भी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, जब पाचन संस्थान में आएंगे तब हम लोग देखेंगे ट्रिप्सिन का और क्या महत्वपूर्ण रोल है। अभी मोटा मोटा इतना जान लेते हैं, इतनी बेसिक जानकारी होगी, जब हम लोग पाचन संस्थान पढ़ेंगे तो वहाँ आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। प्रोटीन को तोड़ करके एमिनो एसिड्स में बदल देता है। अब एमाइलेज क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च रूप में होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स होता है। पॉलीसेकेराइड्स जो होता है, पॉली का अर्थ होता है कि कई अणु मिलकर के एक संरचना बनाए हुए, जटिल संरचना बनाया हुआ है। किसका, कार्बोहाइड्रेट के अणु या स्टार्च के अणु। उसको ये तोड़ना शुरू करता है, किसमें तोड़ता है, मोनोसेकेराइड्स में तोड़ता है और डाइसेकेराइड्स में तोड़ता है। मोनो और डाई, मोनो एक हो गया, डाई दो हो गया, तो तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। खास करके डाइसेकेराइड्स सेकेराइड्स ज्यादा बना देता है, जिसको माल्टोज कहते हैं, जो दो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसको भी और डिटेल में हम लोग पाचन संस्थान में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी है, बहुत बढ़िया।
फिर हम लोग लाइपेज में आते हैं। लाइपेज में क्या होता है, वसा का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है। फैट किस रूप में होता है, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होता है। तो ट्राई शब्द है, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ करके ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन, लाइपेज करता है ये काम। कहाँ से आया हुआ है ये ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, तो ये आया हुआ है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज में भी पूछते हैं कहाँ से आया हुआ है, तो ये आया हुआ है एसिनस कोशिकाओं से, एसिनस सेल्स से आया हुआ है। अब हम लोग लिवर पर आते हैं। लिवर का भी बहुत सारा फंक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। लिवर के बारे में जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिवर यानी इसको यकृत भी कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बिग ग्लैंड कौन सा है, लिवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों को मिलाकर के सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। तकरीबन एक वयस्क पुरुष में 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन हो सकता है, 1.5 किलोग्राम तक। एक आदर्श जो है वो दिया हुआ, औसत दिया हुआ है। हो सकता है, अब खली है, खली उनका तो ज्यादा ही होगा, 3 किलो का हो सकता है वो। तो 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम का वजन होता है, किसका, लिवर का होता है। और लिवर में भी दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो राइट लोब बड़ा होता है क्योंकि राइट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा जगह ये घेरता है। लेफ्ट साइड में भी थोड़ा जगह घेरता है, लेकिन ज्यादातर ये राइट साइड में होता है। कहाँ पर होता है राइट साइड में, तो देखिए ये जो आपका उदर गुहा है, उदर गुहा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्टमक कैविटी जिसको आप कह सकते हैं। तो उदर गुहा यानी पेट की जो खाली स्थान अगर मान लीजिए, उदर गुहा में ऊपरी भाग, ऊपर में, कहाँ पर, राइट साइड, अपने राइट साइड में देखिए आपका लंग्स है। लंग्स के नीचे क्या है, आपका डायफ्राम है। डायफ्राम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, जब हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो डायफ्राम भी एक मसल्स है। तो डायफ्राम को बड़े अच्छे से तस्वीर निकाल के देखा था। डायफ्राम के ठीक नीचे होता है राइट साइड। तो डायफ्राम के ठीक नीचे का मतलब क्या हुआ, लिवर और फेफड़े के बीच में डायफ्राम है। डायफ्राम के ठीक नीचे आपका लिवर है। लिवर मतलब यकृत है, 1.5 किलोग्राम का है। और उसका थोड़ा सा भाग आपका लेफ्ट साइड तक भी फैला हुआ है। और उसके ठीक नीचे आपका क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक, स्टमक पेट वाला हिस्सा, जिसको हम लोग कहते हैं पेट को 4 भाग में करते हैं, कि 2 भाग अन्न से, 1 भाग पानी से, और 1/4 खाली रखना है। तो उसको स्टमक कहते हैं। वो स्टमक इसी के ठीक नीचे होता है। किसके नीचे होता है, तो लिवर के ठीक नीचे होता है। अब लिवर का क्या फंक्शन होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। लिवर से बाइल निकलता है। बाइल में को पित्त कहते हैं हिंदी में, बाइल को पित्त कहते हैं। तो पित्त का स्राव होता है किससे, लिवर से। पित्त कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, थोड़ा येलोइश भी उसमें होता है। ये डाइजेस्टिव जूस भी इसको कहते हैं। ये फैट को पचाने में मददगार होता है। और इसका जो है क्षारीय होता है। इसका पीएच आप कहें तो क्या होता है, क्षारीय वाला होता है। एग्जैक्ट पीएच अभी हमने लिखा नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ये क्षारीय होता है, यानी इसको इंग्लिश में एल्कलाइन कहते हैं। तो जो भोजन स्टमक से पच करके आता है छोटी आंत में, शुरुआती हिस्से में ड्यूरेनम के पास, तो ये यहाँ से पित्त की थैली से, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें ये जमा रहता है बाइल, वहां से नीचे स्रावित कर देता है। और जो वो काइम आता है, जिसको कि कहते हैं पचा हुआ, थोड़ा सा पचा हुआ भोजन जो टूट जाता है, रस किया हुआ रहता है, उसको, वो अम्लीय होता है, उस अम्लीय को ये जाकर के क्षारीय बना देता है। क्षारीय तो बनाता ही है, उसमें जो फैट है, फैट को भी तोड़ देता है। तो इसको एग्जैक्ट पूरा हम लोग पाचन संस्थान में देखेंगे। तो लिवर का मुख्यतः 3 काम होता है। मुख्यतः 3 होता है। एक मेटाबॉलिज्म में अ, भूमिका निभाता है। दूसरा स्टोरेज का काम करता है लिवर, इसलिए फैटी लिवर बहुत जल्दी होता है। तीसरा जो है सेक्रेटरी होता है, स्राव करता है ये बाइल का। तो मेटाबॉलिक क्या क्या इसका वर्क होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बनिक कंपाउंड जो होता है उसको एमिनो एसिड्स, कार्बनिक कंपाउंड से एमिनो एसिड्स को अलग करता है। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं उसमें जो एमिनो एसिड्स मिला हुआ, एमिनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन से टूट करके बनता है, उसको ये अलग कर देता है। एमिनो एसिड्स को अलग करने के बाद फिर उसको यूरिया में बदल देता है। एमिनो एसिड्स को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है। मेटाबॉलिज्म वाले इसके वर्क में हम लोग देख रहे हैं। फिर ब्लड में जो बिलरुबिन होता है, बिलरुबिन को भी ये अलग करता है। बिलरुबिन येलो कलर का होता है, बिलरुबिन को ये अलग कर देता है। और फिर गैलेक्ट्रोज और फ्रक्ट्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है।
गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, कौन बदलता है? ये भी लिवर ही बदलता है। इतना ही नहीं, जो आपके डेड जो रेड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसको भी ये छान करके बाहर निकाल देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही यहाँ फैट का निर्माण होता है। फैट का निर्माण यहाँ पर लिवर में बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखिए, इसलिए फैटी लिवर जल्दी होता है। और ये विषैले पदार्थ जो होते हैं हमारे, उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। लिवर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो विषैले पदार्थों को उसको पकड़ करके उसको खत्म कर देता है। हालांकि उससे अगर ज्यादा विषैला पदार्थ हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसमें लिवर इतना मतलब स्ट्रांग होता है कि अगर लिवर में कुछ नुकसान भी हो जाए तो बहुत जल्दी अपने आप को फिर रिकवर कर लेता है। अगर लिवर में कुछ कट लग जाए या कहीं किसी ने, मान लीजिए कि किसी बदमाश ने चाकू मार दिया तो लिवर में चाकू लग गया, हल्का फुल्का लगा, तो बहुत जल्दी वो रिकवर भी होता है। ये एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है तो खुद अपना भी रिकवर बहुत ज्यादा करता है, एंटीटॉक्सिन का निर्माण करता है। इतना ही नहीं, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखने में लिवर की अहम भूमिका होती है। तो ये हम लोगों ने देखा चयापचय मेटाबॉलिज्म वाला जो इसका कार्य था। वो स्टोरेज वाला कार्य लिवर का क्या होता है? ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, यानी ग्लूकोज जो कि अलग एक यौगिक मिल करके ग्लूकोज के वो ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। यानी ग्लूकोज के अणु जब आपस में मिल जाते हैं उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। वो ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज रहता है जरूरत के समय काम आने के लिए। दो जगहों पर स्टोरेज रहता है, एक स्केलेटन मसल्स में रहता है, एक हमारे लिवर में रहता है। तो लिवर में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। जो कल हम लोग पढ़ रहे थे ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन में कौन बदलता है ग्लूकोज को? तो हम लोगों ने देखा था इंसुलिन बदलता है। और इंसुलिन के ठीक उल्टा काम कौन करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो हम लोगों ने क्या देखा था उसके लिए? अल्फा सेल से निकल, कौन? सोमेटोस्टेट नहीं, बताइए। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन 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 बहुत बढ़िया, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ठीक है, वो अल्फा सेल से वो निकलता है। वो ठीक दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करता है ना, अल्फा और बीटा वाला। बीटा से कौन सा निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन। ठीक है, हमने हाँ यहाँ पर ये भी कहा था ग्लाइकोजन से ग्लूकागॉन याद रखें, ग्लाइकोजन से ग्लूकागॉन याद रखेंगे। वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो उसको याद रखने की एक ये है, जीआई इंडेक्स रहता है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन ऐसे याद रख सकते हैं, और अल्फा और बीटा। अल्फाबेट। ठीक है, बहुत सुंदर, बढ़िया। तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है कहाँ पर? लिवर में। साथ ही लिवर में और भी चीजें स्टोरेज रहते हैं, जैसे कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है, आपने पढ़ा हुआ है ADEK, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी, इसका भी स्टोरेज होता है कहाँ? लिवर में। B12 का भी स्टोरेज लिवर में होता है। एमिनो एसिड्स भी संचित रहता है लिवर में। तो लिवर एक तरीके से क्या है? हमारा गोडाउन है शरीर का। बहुत सारी चीजें वहां पर रहती हैं, जरूरत पड़ने पर वहां से फिर निकलती हैं। अब सिक्रेशन क्या क्या होता है यहाँ से? तो रोज करीब 1 लीटर बाइल का स्राव होता है, तकरीबन 1 लीटर। जरूरी नहीं सब में हो, किसी में ज्यादा किसी में कम भी हो सकता है। और बाइल को ही पित्त कहा जाता है। ये पित्त कहाँ पर होता है? तो ये वहां से सिक्रेट होकर के थोड़ा थोड़ा आपके पित्त की थैली में आकर के जमा रहता है। पित्त की थैली में जमा रहता है और वहां से ये फिर जब भोजन आता है उसको संदेश मिलता है कि अब छोड़ो। तो भोजन के आते ही ये उस भोजन पर बाइल चला जाता है, और बाइल के जाते ही भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, जो कि पहले वो अम्लीय है। अम्लीय क्यों है? तो स्टमक में HCl निकल रहा, स्टमक में जितने एंजाइम्स निकल रहे हैं वो उसको अम्लीय बना देता है। अम्लीय जैसे छोटी आंत में आता है उसको बाइल जो है क्षारीय कर देता है, फिर पाचन में आसानी हो जाती है। तो ये बाइल कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं, जिसमें स्टोन हो जाता है कई बार। तो स्टोन होने पर क्या होता है? पित्ताशय को ही निकाल दिया जाता है। जब पित्ताशय निकल जाता है तो दिक्कत होती है हमें, भोजन कई बार पचने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को फैट जल्दी नहीं पचता है, डकार आती रहती है, गैस ज्यादा बनती है, ध्यान रखिएगा। तो अब भोजन में कहाँ पर ये ड्यूडेनम से जुड़ा होता है? गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है कहाँ से जुड़ा होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन सा पोर्शन हुआ? छोटी आंत का पहला वाला हिस्सा जो है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। वो हम लोग पाचन संस्थान में उसको अच्छे से देखेंगे। अम्लीय भोजन क्षारीय बन जाता है। ये बाइल क्या करता है? पित्त क्या करता है? जो फैट है हमारे भोजन में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है।
इसको भी हम बाद में देखेंगे तोड़ करके क्या क्या बनाता है, उसका पूरा प्रोसेस है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स देखते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या होता है? आंसू निकाल देना, आंखों से आंसू निकल जाना, इसको लैक्रिमल ग्लैंड्स की वजह से होता है। आंखों की सुरक्षा होती, कहते हैं ना आंख में पानी कम हो गया हुआ है, डॉक्टर कहते हैं नहीं ड्राइनेस हो गई है, तो लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है वो थोड़ा कम जो है पानी बना रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। लगातार कंप्यूटर पे बैठने पे भी होता है। और इसका पोजीशन क्या होता है आंखों में? देखिए ये लेटरल व्यू, देखिए इसका लेटरल, ये साइड से है, यहाँ पे ये साइड में है, आंख के ठीक ऊपर, भाव के नीचे है, यहाँ पर है ये। अगर आप ऐसे आंख खोल कर कैसे देखेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे पता चल जाएगा कि अंदर है। कौन सा है? लैक्रिमल ग्लैंड है। कहाँ पर? अंदर नहीं होता है, बाहर की तरफ से होता है। तो ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कि आंखों के ऊपर लेटरल में होता है, इसको टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है। आकार देखिए बादाम के आकार का है, और इसी से तकरीबन हर रोज जो है लैक्रिमल फ्लूइड निकलता रहता है, बादाम के आकार का है। और इसमें देखिए ठीक लैक्रिमल ग्लैंड के नीचे, नीचे देखिए छोटी छोटी डक्ट हैं, छोटी छोटी नलियां हैं। वो नलियां हमारी आंखों से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं अंदर से। और जितनी बार हम पलक झपकाएंगे उतनी बार उससे स्रावित होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में, ताकि आंखों को स्नेहिल कर दे, आंखों में ड्राइनेस ना आने दे। तो लैक्रिमल ग्लैंड उसको कहा जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड। और लैक्रिमल ग्लैंड आंखों से कैसे जुड़ा होता है? आंखों के सरफेस से लैक्रिमल डक्ट के थ्रू जुड़ा होता है। अब मान लीजिए कि ज्यादा टीयर निकल गया तो क्या होगा? आंखों से तो निकल और ज्यादा निकल रहा है, तो आंखों में ही दो और डक्ट होता है, जिसको कहते हैं कैनाल। ये देखिए कैनाल, दो कैनाल है। और यहाँ बगल में देखिए एक है लैक्रिमल सैक, ये एक ऐसी थैली जैसी है, इस थैली को कहा जाता है लैक्रिमल सैक। तो यहाँ से आंखों से जो ये दो नली है, इस दो नली से वो लैक्रिमल सैक में चला जाता है आंसू, एक्स्ट्रा आंसू हो। जब ज्यादा हम रोते हैं, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है हम रोने लगते हैं, तो रोते समय क्या होता है? नाक से भी आने लगता है म्यूकस। कहाँ से आ रहा? दरअसल आंसू ही है जो आंखों में आया, आंख से जितना है निकला, फिर वो पंक्टा में आया। यहाँ पर पंक्टा सब देख सकते हैं, यहाँ पर ये ठीक अंदर में जो होता है ना छोटा सा उभरा हुआ सा इतना गोली सा, तो वो पंक्टा कहते हैं। और वहां पहुंचता है, और वहां से दो कैनाल जुड़ा होता है जो लैक्रिमल सैक से जुड़ा होता है। और लैक्रिमल सैक कहाँ होता है? नाक के अंदर डक्ट से जुड़ा होता है। तो ज्यादा आंसू होगा तो नाक भी बहने लगता है। तो सबका कनेक्शन ऐसे जुड़ा हुआ है। अब आगे इसमें देखते हैं, हाँ ये कहाँ से किससे कंट्रोल होता है? फेशियल नर्व का जो 7वें नंबर का है, उस फेशियल नर्व की चर्चा, क्रेनियल नर्व जिसको हम कहते हैं, तो 7वें नंबर का जो नर्व है उससे जुड़ा होता है। हर रोज कितना निकलता है? तकरीबन 1 से 2 ml तक आंसू का स्राव होता है हर रोज। ज्यादा रो देंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। और जिनका ये ग्लैंड सूख जाएगा, वो कितना भी बेचारा अंदर से रोएगा, दुखी होगा, आंसू नहीं, चिल्लाएगा तो सही रोने में, आंसू नहीं निकलेगा। कितना भी चिल्लाएगा बेचारा, रो रो करके चेहरा बना लेगा, आंसू नहीं निकलता। तो ऐसा भी होता है। ये हम लोगों ने भी देख लिया कैसे वो निकलता है, ठीक है, उसी को लिखा हुआ है। आंसू में क्या क्या होता है? आंसू में एक तो पानी होता है, वाटर होता है, फिर उसमें नमक होता है, सोडियम होता है, म्यूसिन होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स भी होता है। तभी जो आंखों की सुरक्षा होती है, उस एंटीबैक्टीरियल एंजाइम को क्या कहते हैं? लाइजोजाइम कहते हैं, लाइजोजाइम। ये हमारा लैक्रिमल वाला भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं पसीने वाले जो ग्लैंड्स हैं उसको देखते हैं, जिसको स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स में दो पार्ट होता है, एक्राइन और एपोक्राइन। जनरली दो पार्ट होता है इसका, एक्राइन एपोक्राइन। एक्राइन वाला क्या होता है? ये पूरे शरीर में स्किन पर फैला होता है, और सिंपल इसमें से पसीना आता रहता है, सिंपल वाला पसीना, जिसमें कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है। हथेलियों में भी होता है, तलवों में भी होता है, लेकिन इसमें बदबू नहीं होती है। बदबू बहुत नहीं के बराबर इसमें बदबू होती है। लेकिन जो एपोक्राइन वाला होता है वो हमारे बगल में होता है, दोनों बगल में होता है, हमारे जननांग में होता है, उसमें से थोड़ी बदबू आती है। तो वो उसमें पानी की मात्रा तो उसमें भी होती है, लेकिन उसमें कुछ और एंजाइम्स भी मिले होते हैं जिसकी वजह से उसमें बदबू आती है। इसीलिए जब पसीना अगर बगल में आ जाए और छोड़ दें तो उसके बाद कपड़ा खोलने के बाद क्या होता है? थोड़ी बदबू आती है। लेकिन ध्यान रखिए, योगियों की बदबू नहीं आती है। उसका भोजन इतना शुद्ध होता है, कितना भी पसीना आए उनको
उनके पसीने में बदबू नहीं होती है। ये क्या करता है, श्वेत यानी कि पसीने से क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। कैसे नियंत्रित होता है, बहुत गर्मी, बहुत एक्सरसाइज कर लिया, शरीर में गर्मी हुई, पसीना निकला, पसीना जैसे ही निकला, हवा चलती है तो वो वाष्पीकृत हो जाता है वो पसीना, और उससे शरीर को ठंडक मिलती है, तो बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित होता है। और शरीर में अगर कोई एक्स्ट्रा पदार्थ है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, उसको बाहर निकलना है तो वो आपके पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू भी निकलता है, आपके पसीने के थ्रू भी बाहर निकल जाता है। अब हम लोग आते हैं, एक छोटे छोटे 1-2 ग्लैंड्स और हैं, उसको देख लेते हैं। इससे एक है मेमरी ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड क्या होता है, इसमें दुग्ध का निर्माण होता है, स्तन में होता है। वैसे तो ये मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल में ये निष्क्रिय होता है और फीमेल में एक्टिव होता है। एक्टिव होने की वजह से इससे दूध का निर्माण होता है। ये इसके लिए कहा जाता है स्वेट ग्लैंड का ही मॉडिफाइड टाइप है। ये कौन सा है, मॉडिफाइड टाइप है किसका, स्वेट ग्लैंड का है। कौन, मेमरी ग्लैंड। अब हम लोग आते हैं वसा ग्रंथियां, जिसको सिबेशियम ग्लैंड कहा जाता है। सिबेशियम ग्लैंड क्या होता है, जो हमारे बालों में और स्किन पे भी होता है, जो हल्का तैलीय पदार्थ निकल आता है गर्मी में, ताकि स्किन को चिकना बनाए रखे। बालों से भी वो पदार्थ निकलता है, बाल में अपने आप चिकनाहट आ जाती है, तो वो उसको कहते हैं सीबम। सीबम होता है, और ये सीबम से जो है ना, जो भेड़ का सीबम होता है, उस सीबम से ये बनाया जाता है, क्या कहते हैं, लिपस्टिक बनाया जाता है। लिपस्टिक में इस्तेमाल होता है सीबम का। किसकी सीबम का, भेड़ की सीबम का। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग लिपस्टिक लगाते हैं, भेड़ का जो है वो तेल लगा रहे हैं, वही निकलता है, उसी को उसका इस्तेमाल होता है। त्वचा के साथ साथ ये बालों में भी होता है, जिससे त्वचा और बालों में चिकनाई बनी रहती है, और उसी चिकनाई को आप होठ पे लगाते हैं तो होठों की चिकनाई भी बनी रहती है, चमकता रहता है, सीबम होता है बेसिकली उसमें। अब उसके बाद आते हैं सेरोमिनस ग्लैंड होता है। सेरोमिनस ग्लैंड क्या करता है, मोम बनाता है। कान में जो वैक्स होता है, वैक्स बनाता है, तो कान की सुरक्षा के लिए भी वो जरूरी होता है। तो जब जब हम ऊपर नीचे मुंह को चबाते हैं, करते हैं, तो वो ग्लैंड एक्टिव होता है और जरूरत के हिसाब से वो बनाता है। हम ज्यादा उसको निकालेंगे तो ज्यादा बनेगा, और बिल्कुल साफ नहीं करेंगे फिर वो गांठ बन जाता है, फिर डॉक्टर उसको निकालता है। या हरिद्वार में जाइए, कान साफ करने वाला आपको मिल जाएगा, वो कान का निकालता है, वैक्स होता है। तो ये किससे निकलता है, सेरोमिनस ग्लैंड से वो वैक्स बनता है। हमारा ये कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चंस कुछ हैं जो हम लोग अभी देख लेते हैं। जो पूछे गए वो क्वेश्चंस भी कुछ अलग से जो क्वेश्चन बनाया हुआ है वो देखिए। ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। किस ग्रंथि की वाहिनी स्टेनस की वाहिनी कहलाती है। स्टेनस स्टेंसन डक्ट होता है। स्टेंसन डक्ट कौन से में होता है, अग्नाशय, विधिवृक्क, कर्णमूल, पीयूष। अब इंग्लिश में भी देख लिए, पैंक्रियाज, एड्रिनल, पैरोटिड, पिट्यूटरी, कौन सा होगा, पैरोटिड। पैरोटिड होगा। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, पैरोटिड पढ़ा है ना, पैरोटिड को ही तो हम लोगों ने देखा कि ये डेनिस है, डेनमार्क का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने उस डक्ट को, पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट है, उस डक्ट का जानकारी। पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलता है, लार ग्रंथि है वो, बेसिकली स्लाइवा वाली ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया जनवरी 2017 में, इससे वो देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कहने की जरूरत है, लिवर। लिवर। लिवर है, यकृत है। अब कुछ सवाल और देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, इसका जवाब दीजिए। मैंडिबुलर। सबसे बड़ी लार सबसे ग्रंथि बड़ी कौन? पैरोटिड, सबसे बड़ी पीएसएस। सब मैंडिबुलर क्या है कि सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा निकलता है, सबसे ज्यादा। पैरोटिड ग्लैंड नहीं, ये है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये है पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, ये ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब देखिए, निम्न में से लार ग्रंथि के प्रकार हैं, इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। लार ग्रंथि के प्रकार हैं, पैरोटिड ग्लैंड ए बी और सी। ABC, ए, बी और सी, ये तीनों पढ़ा था ना। लार ग्रंथि, स्लाइवा ग्रंथ जो ग्लैंड है, उसके 3 प्रकार हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। एक तो साफ साफ हम लोगों को पता चलता है, जब जिह्वा को दांत के नीचे लगाइएगा ना, ऐसे मोड़ करके,
थोड़ा सा भी करते हैं ना उससे लगता है जैसे पिचकारी सा निकलता है, नीचे होता है वो। तो ए बी सी 3 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स हैं। पैंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? ACD, ACD, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। एमाइलेज, ठीक है। ए सी और डी सही उत्तर है, ए सी डी चौथा वाला आंसर सही, ठीक है। निम्न में से प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन ट्रिप्सिन, ठीक है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज, एमाइलेज। एमाइलेज करता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा वही है, निम्न में से वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन करता है, ठीक। बाइल के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं? बाइल के बारे में 4 ऑप्शन है और यहाँ पर उत्तर देखिए। लीवर में बनता है। ACD, सारी होता है, BCDE, ठीक है फैट को सर। तोड़ने का काम करता पेट है। को बढ़ाने का भी काम करता है सर। ए थर्ड नहीं है, नंबर, बाकी सारे हैं। ए को छोड़ के बाकी चारों हैं। हाँ। सी डी 2 ही नहीं हो गए क्या? बाइल के बारे में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं? कौन सा ऑप्शन बताइए कौन सा होगा? थर्ड नंबर, ऑप्शन 4 अभी नंबर तो होगा सर। हाँ 4 होगा ना, अभी तो बात हुई थी बाइल क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, यस। है। हो गया ना? तो अब सारे ऑप्शंस हो गए, इसीलिए हमने जानबूझ के सारे ऑप्शंस रखे कि याद भी हो जाएगा। बाइल क्षारीय भी होता है, पित्ताशय में जमा होता है, गाल ब्लैडर में, लीवर में बनता है, फैट को तोड़ने का काम करता है, हरे और पीले रंग का होता है। तो चौथा ऑप्शन होगा, सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। मेरे तो को इसका 2 ही याद रहे थे, सी और डी याद थे ये तो बस। क्वेश्चन में आ गया ना, सारा डिटेल आ गया। लेक्रिमल ग्लैंड का स्थान बताया गया है। लेक्रिमल ग्लैंड का आंखों के ऊपर ऊपर साइड साइड लेटरल में, थर्ड नंबर। लेंटर में। थर्ड, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? थर्ड नंबर। थर्ड ऑप्शन। तीसरा तीन ऑप्शन, ऑप्शन 3, ठीक है, लेटरल वाला है। सीबम का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? शिवम का होता है उससे। सेकंड नंबर, वसा में ग्रंथ। सेरुमिनल, थर्ड, शिवम का सेकंड, सेरुमिनल, सेरुमिनल। सेबेसियस था क्या सर इसका? सिबेशियम वाला था ना? हाँ, शिवम नाम भी दिया था, छोटा सा हाईलाइट किया हुआ था, वो क्या था? वो सीबम ही था, वो वसामय ग्लैंड होगा। हिंदी में आया है वसा में, बट वो इंग्लिश में सेबेसियस है शायद। हाँ सेबेशियस। सेरुमल वाला आप लोगों ने, सेरुमल वाला कौन सा है? उसका क्वेश्चन नहीं लिखा। कान वाला है, कान में जो वैक्स होता ओके है। ओके, जी जी जी, कान वाला, जी जी। ठीक है, कान के वैक्स का होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इससे थोड़ा हट करके है, जो रह गया था हमने इसमें जोड़ दिया। सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को कहा जाता है। सर्केडियन रिदम होता है ना, जो 24 घंटा बायोलॉजिकल रिदम जो हमारे शरीर का होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, तो वो उसमें आता है। उसके अध्ययन को, स्टडी को क्या कहा जाता है? तो उसको क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है। क्रोनोबायोलॉजी, सर्केडियन रिदम के अध्ययन को क्रोनोबायोलॉजी कहा जाता है, जो जीव जंतुओं और पौधों की जो 24 आवर्स की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा एक्सोक्राइन भी कंप्लीट हो गया।